हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर, और ये करंट अफेयर हम मंथली मैगजीन जो क्रॉनिकल की पतली वाली मैगजीन आती है उससे सॉल्व कर रहे हैं। ये जुलाई मंथ की मैगजीन है, हालांकि इसमें जो करंट है वो मई मंथ का दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग बाएं साइड पे देख पा रहे होंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दिया हुआ। साथ ही मिसलेनियस में यहाँ पे यूपी पीसीएस आरओ का टेस्ट सीरीज है, पत्र पत्रिकाओं का सार संक्षेप है, राष्ट्र एनडीए का जो एग्जाम हुआ है उसका व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है, झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का हल दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, साथ ही बिहार करंट अफेयर समसामयिक प्रश्न है और वन लाइनर समसामयिक यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस अंक में जो है 26 मई 2024 तक का करंट अफेयर दिया गया है। इसके पहले हमने यहाँ पे राज्य समाचार, राष्ट्रीय आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, रिपोर्ट एवं सूचकांक, ये सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये इससे संबंधित वीडियो चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है 8वां टॉपिक है योजना एवं कार्यक्रम, इससे संबंधित टॉपिक है। और इसके साथ ही हम बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा पढ़ेंगे और उद्योग एवं व्यवसाय से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन सबको यहाँ पे कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्लास। योजना एवं कार्यक्रम, यानी कि योजना एवं कार्यक्रम से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर मई मंथ का है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला जो टॉपिक है करंट अफेयर का वो है टेलीस्कोप लाइब्रेरी कार्यक्रम। 6 मई 2024 को जवाहरलाल नेहरू तारामंडल ने शिक्षा और सार्वजनिक उपयोग के लिए एक टेलीस्कोप लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से शैक्षणिक संस्थान और आम जनता दूरबीन और बाइनोकुलर उधार ले सकते हैं और निर्धारित अवधि के लिए अपने परिसर में इन उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए 16 और 17 मई 2024 को ओरिएंटेशन कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में टेलीस्कोप, ऑप्टिक्स रखरखाव, दिन के समय खगोल विज्ञान, रात्रि आकाश अवलोकन और एस्ट्रोफोटोग्राफी जैसे विषय शामिल किए गए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से सौर गतिविधियों पर नजर रखने में रुचि रखने वाले प्रतिभागी विशेष प्रयोजन और सौर दूरबीन से लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट जो करंट का टॉपिक है वह है कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स 2024। तो 15 मई 2024 को नई दिल्ली के द्वारका में स्थित यशोभूमि में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन किया गया। कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किए गए इस कार्यक्रम में 15 से 18 मई 2024 के मध्य 61 श्रेणियों में पूरे भारत में छात्रों के कौशल का परीक्षण किया गया। यह कार्यक्रम युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 4 दिवसीय इंडिया स्किल कार्यक्रम 2024 का आयोजन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि एनएसडीसी द्वारा किया गया है। एनएसडीसी केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय यानी कि एमएसडीई के तहत एक शीर्ष कौशल विकास एजेंसी है। इंडिया स्किल्स कार्यक्रम द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, इसको याद रखिएगा, द्विवार्षिक कार्यक्रम है, प्रतिवर्ष नहीं होता है। कार्यक्रम में 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 900 छात्र और 400 से अधिक उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया। नेक्स्ट जो करंट है वह है ड्रोन दीदी योजना के तहत पायलट परियोजनाएं। 9 मई 2024 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय यानी कि एमएसडीई ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? तो महिंद्रा एवं महिंद्रा लिमिटेड के साथ। ड्रोन दीदी योजना का लक्ष्य 15,000 महिलाओं को कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित करना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे। हैदराबाद और नोएडा में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के 2 केंद्रों को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है, जिसके तहत 20-20 महिलाओं के विशेष क्षेत्रों में 500 महिलाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए द्वारा अनुमोदित 15 दिवसीय पाठ्यक्रम इन केंद्रों पर रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन के प्रशिक्षकों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। यह पहल महिलाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए कौशल से लैस करने के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के दृष्टिकोण के अनुरूप है। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा, जबकि महिंद्रा समूह सिमुलेशन मशीनरी, प्रशिक्षकों और परिचालन लागत में सहायता करेगा।
नेक्स्ट जो करंट है यह है एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल। 26 अप्रैल 2024 को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल यानी कि इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल शुरू किया। यह पोर्टल विशेष रूप से पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली का पूर्ण डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक डिजाइन किया गया है। यह 5 बैंकों यानी कि बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक की पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान सेवाओं को एक ही विंडो में एकीकृत करता है। अधिकांश पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को बाद में पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य पेंशन संबंधी सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता हासिल करना है। इस प्रणाली के साथ पेंशनभोगी के व्यक्तिगत और सेवा विवरण प्राप्त किए जा सकते हैं, जो पेंशन फॉर्म ऑनलाइन जमा करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट जो करंट है न्यूज में वह है राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत वित्तीय सहायता देने के संबंध में एक मामला दायर किया और कहा कि लाभ का दावा करने के लिए आय की सीमा प्रथम दृष्टया बेहद कम है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि की अम्ब्रेला योजना के 3 घटक हैं। पहला है राष्ट्रीय आरोग्य निधि, दूसरा है स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोग्य निधि तथा तीसरा है दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित गरीब रोगियों के लिए वित्तीय सहायता। इसके तहत राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जानलेवा बीमारियों से पीड़ित गरीब मरीजों को किसी भी सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल संस्थान में इलाज के लिए एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। कब इसका शुरुआत हुआ था? तो 1997 में। अब ये जो मुख्य योजनाओं से संबंधित करंट अफेयर था वो समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे बैंकिंग, वित्तीय सेवा एवं बीमा से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर न्यूज में थे। तो पहला यहाँ पे है IIBX का पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बैंक SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 13 मई 2024 को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषणा की गई कि वह इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य यानी कि ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बन गया है। यह SBI की IFSC बैंकिंग इकाई IBU को IIBX प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने में सक्षम बनाएगा। साथ ही रिजर्व बैंक ने हाल ही में IFSC बैंकिंग इकाइयों को बुलियन एक्सचेंज के माध्यम से सोने का आयात करने के लिए विशेष श्रेणी के ग्राहकों के रूप में IIBX में ट्रेडिंग सदस्यों तथा ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्यों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थित देश का पहला बुलियन एक्सचेंज है, इसको याद रखिएगा। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी कि IIBX एक दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य कीमती धातुओं में व्यापार के लिए एक विश्व स्तरीय मंच स्थापित करना है। IIBX यानी कि इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बनकर SBI ने भारत के वित्तीय बाजार में भविष्य के रूप में गिफ्ट सिटी को आकार देने में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है केनरा HSBC का यूलिप प्लान यानी कि प्रॉमिस फॉर ग्रोथ। 6 मई 2024 को केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यानी कि यूलिप प्रॉमिस फॉर ग्रोथ पेश किया है। इसे वित्तीय समृद्धि और सुरक्षा की दिशा में यात्रा पथ पर अग्रसर ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है। प्रॉमिस फॉर ग्रोथ उत्पाद 3 प्लान विकल्प यानी कि प्रॉमिस फॉर वेल्थ, प्रॉमिस फॉर केयर और प्रॉमिस फॉर लाइफ प्रदान करता है। इसको याद रखिएगा, प्रॉमिस फॉर वेल्थ है, प्रॉमिस फॉर केयर और प्रॉमिस फॉर लाइफ। इसके तहत पॉलिसी धारक समय समय पर संशोधित आयकर अधिनियम 1961 के तहत प्रचलित कर कानूनों के अनुसार भुगतान किए गए प्रीमियम और प्राप्त लाभों पर कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के फंडों में चुनने और उनके बीच आसानी से स्विच करने की सुविधा प्रदान करके विभिन्न आर्थिक चक्रों को नेविगेट करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है बिजनेस ग्रोथ के मामले में PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र शीर्ष पर। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रकाशित वित्तीय आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं के बीच कुछ कारोबार और जमा एकत्रित करने में
करने के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2024 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कुल कारोबार घरेलू में 15.94% की वृद्धि दर्ज की है। भारतीय स्टेट बैंक 13.12 ग्रोथ के साथ दूसरे स्थान पर है। हालांकि एसबीआई का कुल कारोबार बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लगभग 16.7 गुना अधिक है। जमा संग्रहण में वृद्धि के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र 15.66% की वृद्धि के साथ पहले स्थान पर है। कम लागत वाली चालू खाता एवं बचत खाता जमाओं की सूची में बैंक ऑफ महाराष्ट्र 52.73% की वृद्धि के साथ शीर्ष पर बना है। इसके बाद 50.02% की वृद्धि के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थान है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात के मामले में 17.38% के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अग्रणी बैंक है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है फोनपे द्वारा श्रीलंका में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत। तो 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा पोर्टल फोनपे ने श्रीलंका में अपनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाओं की शुरुआत की। फोनपे ने श्रीलंका में यूपीआई भुगतान स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए लंकापे के साथ सहयोग किया। इस लॉन्च कार्यक्रम में सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने श्रीलंका के गवर्नर नंदलाल बीरसिंह और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने भाग लिया। वर्ष 2002 में स्थापित लंकापे श्रीलंका का राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क है। लंकापे क्या है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क है ये। यह डिजिटल भुगतान समाधानों की विविधता के साथ श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के मार्गदर्शन में घरेलू अंतरबैंक भुगतान और निपटान की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है, संपूर्ण पशुधन कवच की पहुंच व्यापक करने हेतु समझौता। तो 16 मई 2024 को एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एआईसी ने अपने पशु बीमा उत्पाद संपूर्ण पशुधन कवच की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी एलआईसी के अन्य उत्पादों जैसे सरल कृषि बीमा, संपूर्ण ऋतु कवच आदि को भी कवर करेगी। संपूर्ण पशुधन कवच एक व्यापक बीमा उत्पाद है जो विशेष रूप से पशुपालन के लिए तैयार किया गया है, जिसे किसानों के पशुधन को अप्रत्याशित जोखिम से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर देश भर में फैले लगभग 6 लाख कॉमन सर्विस सेंटर के अपने व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए एक संपूर्ण वितरण चैनल के रूप में काम करेंगे। इस सहयोग का उद्देश्य किसानों के लिए चुनौतियों को कम करना है। तो ये हमने कवर किया जो इम्पोर्टेंट बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा से संबंधित करंट अफेयर थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उद्योग एवं व्यवसाय। उद्योग एवं व्यवसाय से व्यवसाय से संबंधित जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक है वह है ग्रीनको एनर्जी द्वारा सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड में शेयर धारिता। तो मई 2024 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड यानी कि पूर्व में तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड इसका नाम था में अतिरिक्त शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। ग्रीनको एनर्जी भारत में निगमित एक सीमित देयता कंपनी है। यह ग्रीनको मॉरिशस की पूर्ण स्वामित्व वाली अप्रत्यक्ष रूप से सहायक कंपनी है। GEH का भारत में बिजली उत्पादन क्षेत्र में संलग्न कंपनियों के पोर्टफोलियो में निवेश है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 14 अक्टूबर 2003 में किया गया था। आयोग में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य शामिल होते हैं। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आयोग का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में उचित प्रतिस्पर्धा का सृजन करना और उसको सतत रूप से बनाए रखना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है NHPC एवं ओशन सन के मध्य समझौता। तो 29 अप्रैल 2024 को भारत के प्रमुख जल विद्युत विकास संगठन लिमिटेड ने फ्लोटिंग सोलर उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाता के रूप में काम करने वाली नॉर्वे की कंपनी ओशन सन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार NHPC और ओशन सन फोटोवोल्टेइक पैनलों पर आधारित ओशन सन को फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों का पता लगाएंगे। पैनलों को NHPC द्वारा पहचाने जाने वाले प्रासंगिक स्थलों पर हाइड्रो इलास्टिक झिल्लियों पर लगाया जाएगा। साथ ही NHPC सतत विकास और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान करेगी।
यह समझौता सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा पहल NHPC के फोकस को रेखांकित करता है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि FPSB एवं IFSCA के मध्य समझौता। 6 मई 2024 को वित्तीय योजना मानक बोर्ड भारत यानी कि FPSB तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA ने गिफ्ट IFSC को ग्लोबल फाइनेंस हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गिफ्ट सिटी कहाँ है? तो ये गुजरात में स्थित है, गुजरात के गांधीनगर में। यह समझौता गिफ्ट IFSC को ग्लोबल फाइनेंस हब के साथ साथ प्रतिभा विकास और वैश्विक वित्त केंद्र के रूप में भी बढ़ावा प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य वित्तीय बाजार पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना तथा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के विस्तारित वित्तीय कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुल पेशेवरों का पोषण करना है। MOU में प्रतिभा समर्थन, पारिस्थितिकी तंत्र विकास, प्रचार गतिविधियों और अनुसंधान सहयोग आदि महत्वपूर्ण विशेषताएं शामिल हैं। वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड भारत में अग्रणी वित्तीय नियोजन निकाय है जो पूरे भारत में वित्तीय नियोजन में पेशेवर मानकों को स्थापित करने, बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है एयरबस हेलीकॉप्टर एवं सिडबी के मध्य समझौता यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता ज्ञापन हुआ है। तो एयरबस हेलीकॉप्टर और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के मध्य एयरबस के हेलीकॉप्टरों की खरीद के वित्त पोषण के लिए मई 2024 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते पर सिडबी के मुख्य महाप्रबंधक राहुल प्रियदर्शी और एयरबस हेलीकॉप्टर के भारत और दक्षिण एशिया प्रमुख सनी गुगलानी ने हस्ताक्षर किए। एयरबस हेलीकॉप्टर एक यूरोपीय बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस निगम एयरबस का हेलीकॉप्टर निर्माण प्रभाग है। यह MOU भारत में विशेष रूप से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और पर्यटन क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर बाजार को बढ़ावा देगा। साथ ही यह रणनीतिक गठबंधन सिडबी को हेलीकॉप्टर वित्तपोषण में महत्वपूर्ण बढ़त देगा और भारत के तेजी से बढ़ते रोटरी विंग क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने में भी मदद करेगा। समझौता ज्ञापन यानी कि MOU के अनुसार एयरबस सिडबी को तकनीकी और हेलीकॉप्टर उद्योग से संबंधित ज्ञान की सुविधा प्रदान करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है सिडबी के बारे में। तो सिडबी की जो स्थापना हुई है 2 अप्रैल 1990 को हुई है। भारतीय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से हुई है। सिडबी का मुख्यालय जो है यह लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के प्रचार, वित्तपोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करना है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख वित्तीय संस्थान है, इसको याद रखिएगा। तो सिडबी से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप लोग प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।